औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल वेट डॉक्टर्स टॉक। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल जो है ये रिप्रोडक्शन के लिहाज से बहुत अहम है और एक वेटनरी डॉक्टर जो कि एक फार्म पे जॉब करता है उस के लिए इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मिल्किंग फार्म है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो है वो उनकी टाइम पे आपका रिप्रोडक्शन जो है वो टाइमली ले सकें। और जितनी टाइमली आप रिप्रोडक्शन लेंगे उस टाइम से ही आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है और उसके अलावा आप कहते हैं जो हेड हैं वो फार्म पे इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो टॉपिक को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए। तो ईस्टर साइकिल क्या है? पहले नंबर पे ईस्टर्स क्या है, साइकिल क्या है? तो ईस्टर साइकिल असल में एक कह लें कि प्रोसेस है जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, जो कि एक गाय भैंस के अंदर हर 21 डे के बाद रिपीट होता रहता है। मतलब 21 दिन के बाद ये जो साइकिल है ये उस वक्त तक रिपीट होता रहता है जब तक जो गाय है वो कंसेप्ट नहीं कर जाती, वो गब्बर नहीं कर जाती, उसकी कंसेप्शन नहीं हो जाती। अब ईस्टर साइकिल जो है, जैसे ही इसको हम आम ज़ुबान में कहें तो हम इसको जानवर का हीट पे आ जाना भी कहते हैं। अब जानवर हीट पे आता है तो उसके साइन एंड सिम्टम मैंने पहले बता चुका हूँ कि उसमें कौन कौन सी अलामात ज़ाहर होती हैं। उनमें से मैं कुछ रिपीट कर देता हूँ कि ईस्टस जब आती है तो उस वक्त जानवर जो है, जो फीमेल जानवर है, गाय है, वो खाना पीना छोड़ देती है, आवाज़ें निकालती है, दूसरे जानवर उस पर जंप करते हैं और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जब दूसरे जानवर जंप करना शुरू कर दें और वो आगे इस खड़ी रहे, मतलब वो आगे से कोई हिले ना या टांग वगैरह ना मारे, तो उसके बाद आप कह सकते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडिंग हीट। उसके बाद जानवरों को आपने 6 से 12 घंटे के वक्फे से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सके कंसेप्शन के। तो ईस्टर साइकिल जो है ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब आते हैं कि ईस्टर साइकिल जो है इसको तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, आप साइड पे दे सकते हैं। 6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट को आगे हम ईस्टर साइकिल में एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले नंबर पे जो पॉइंट है वो है फेज़। फेज़ जो है इसमें ईस्टर साइकिल में 2 होती हैं, एक होती है फॉलिकुलर फेज़ और एक होती है लूटियल फेज़। जिस फेज़ के अंदर फॉलिकल बनते हैं, नॉर्मल तौर पे पहले फॉलिकल इमेच्योर होते हैं, फिर उनमें फॉलिकल FSH एक हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके ज़ेरे असर वो जो फॉलिकल्स हैं वो मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं। एक होते हैं प्राइमरी फॉलिकल और उसके बाद बन जाते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो है वो एग बन चुका होता है लेकिन अभी इमेच्योर होता है, उसकी ओवुलेशन नहीं होती। तो ये थी फॉलिकुलर फेज़। उसके बाद नेक्स्ट आए तो लूटियल फेज़। लूटियल फेज़ ये दूसरी फेज़ है और इसके अंदर पहले नंबर पे ओवुलेशन हो चुकी है, जो ग्रेफियन फॉलिकल थी वो मैच्योर होके बस्ट हो जाती है और उससे एग बाहर निकल आता है और इस फेज़ को हम लूटियल फेज़ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है हार्मोन। अब एस्ट्रोजन या ईस्टर साइकिल जो है इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं वो आप कह सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेनली इस के दौरान पाई जाती हैं। अब पहले नंबर पर अगर बात करें तो पहले नंबर पर होता है जी एस्ट्रोजन हार्मोन। जो फॉलिकुलर फेज़ है इसके अंदर हार्मोन जो मोस्टली रिलीज होता है वो होता है एस्ट्रोजन।
दूसरे नंबर पे जो लूटियल फेज़ है, इसमें जो कार्पस लूटियम मैंने लिखा हुआ है, कार्पस लूटियम, वो स्ट्रक्चर को कहते हैं जब ग्राफियन फॉलिकल बस्ट होती है और उसमें से एग रिलीज़ हो जाता है। अब जो ग्राफियन फॉली जिसमें से एग रिलीज़ हो चुका है, अब जो बाकी स्ट्रक्चर है जो कि बस्ट हो चुकी है, उसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। इधर हार्मोन याद नहीं रहा मुझे लिखने का, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि कार्पस लूटियम से जो हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, P4 भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हार्मोन है P4 या प्रोजेस्टेरॉन, इसको हम कहते हैं। ये रिलीज़ होता है कार्पस लूटियम से। इसके अलावा ये प्लेसेंटा से भी रिलीज़ होता है, लेकिन हम इस साइकिल पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिलीज़ होता है कार्पस लूटियम से, जिसको हम शॉर्ट टर्म में CLB कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पीरियड, कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो फॉलिकुलर फेस होती है। तो अब एक साइकिल जो है उसमें ओवुलेशन हो चुकी है। जब ओवुलेशन हो चुकी है, मैंने ऊपर भी बताया, तो ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, उसमें से एग बाहर आ जाता है। अब जब एग बाहर आता है, जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं कार्पस लूटियम। अब जो कार्पस लूटियम है, ये ऑलमोस्ट 17 डेज तक मौजूद रहती है। 70 डेज़ के बाद ये रिग्रेस होना शुरू हो जाती है। तो जब वो रिग्रेस होती है, उस वक़्त से लेके जब तक अगले साइकिल में ओवुलेशन नहीं हो जाती, उस वक़्त तक रहती है फॉलिकुलर फेज़। जैसे प्रीवियस साइकिल में आप कहते हैं जी CL बनी, मतलब ओवुलेशन हुई, CL बन गई। अब CL जब बनी है, उसके बाद 17 डेज़ के बाद CL ने सिकुड़ना है, रिग्रेस होना है। उस वक्त ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा फॉलिकुलर फेज़ का। जब वो रिग्रेस हो जाएगी, फिर एक नया फॉलिकल बनेगा, FSH हार्मोन रिलीज़ होगा, वो FS जाके उस प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा। वो जो फॉलिकल है वो आस्ता आस्ता मेच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल जब बस्ट होगा तो उसमें से एग बाहर आएगा, यानी कि ओवुलेशन होगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस साइकिल में जो CL था वो जब ख़त्म हो जाता है, उस वक़्त से लेके नई जो फॉलिकल बना था उसमें से ओवा बाहर नहीं निकलता, उस वक़्त तक का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़। अच्छा, अब नेक्स्ट है जब ओवुलेशन हो जाती है। जब ओवुलेशन हो जाती है, उस वक़्त से लेके जब तक CL रिग्रेस नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक CL रिग्रेस नहीं हो जाता, यानी कि वो 70 डेज ऑलमोस्ट होते हैं। तो ओवुलेशन हुई है, उसके बाद CL बन चुकी है। अब CL जो है उसको आस्ता आस्ता वो ख़त्म होगी, और ख़त्म जब तक नहीं हो जाती उसको हम कहते हैं लूटियल फेज़। कार्पस लूटियम से निकला है, लूटियल फेज़ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? ऊपर मैंने बताई हैं फेजेस ईस्ट्रोसाइकिल की 2 होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्टेजेस की तो इसमें टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। 2 स्टेजेस फॉलिकुलर फेज़ में होंगी और 2 स्टेजेस लूटियल फेज़ में होंगी। तो जो फॉलिकुलर फेज़ है उसमें जो स्टेजेस हैं वो है प्रोइस्टस या और ईस्ट्रस। प्रोइस्टस से मुराद ईस्ट्रस से पहले की स्टेज, ठीक है, ईस्टर से पहले की स्टेज। इसको हम कह सकते हैं कि ये कुछ साइन से है जब फीमेल एनिमल हीट पे आता है, उससे पहले के, मतलब हीट से आने से पहले की जो स्टेजेस है उसको हम कहते हैं प्रोइस्टस। फिर एनिमल हीट में आ जाता है, और जब हीट में आता है तो मैंने बताया है कि वो बेलविंग यानी कि आवाज़ें निकालता है, खाना पीना छोड़ देता है, एक आप क्या लेके जानवर से अलग होना शुरू हो जाता है, दूसरे जानवर उसमें जंप करना शुरू कर देते हैं, और बाद दफ़ा स्टैंडिंग हीट पे भी वो रह जाता है। तो यह है ईस्ट्रस। अच्छा, जब ईस्ट्रस जो है वो स्टैंडिंग हीट पे चला जाएगा, उसके बाद आती है मेट ईस्ट्रस। मेट ईस्ट्रस में हम कह सकते हैं कि ईस्ट्रस ख़त्म हो चुकी है और उसमें आस्ता आस्ता अलामात ख़त्म हो जाएंगी ईस्ट्रस की।
ठीक है। और यही आप कह लें कि वो वक्त होता है जब जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा देनी चाहिए। अगर इससे रिलेट करेंगे तो जो ईस्ट्रस है वो जा चुकी होगी, ओवुलेशन हो चुकी होगी, तो इस वजह से मेट ईस्ट्रस में करवा देनी चाहिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या आप कह सकते हैं क्रॉस करवा देना चाहिए। उसका आते हैं डाई ईस्ट्रस, यानी कि 2 स्टेजेस हैं फॉलिकुलर फेज में और 2 किस्में हैं मेट जो है ल्यूटियल फेज में, मेट ईस्ट्रस और डाई ईस्ट्रस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेशन। हर एक जो फेज़ है उसकी कुछ क्या लें कि ड्यूरेशन है, कुछ वक्त है, दिन है, घंटे हैं, जिस वक्त तक वो रहती है। अब ड्यूरेशन अगर बात करें प्रो ईस्ट्रस की तो ये 3 दिन तक जारी रहती है। इसकी जो लेंथ है वो 3 डेज़ है। उसके बाद ईस्ट्रस है, इसकी जो लेंथ है वो 12 से 18 आवर्स होती है, 12 से 18 घंटे होती है, 18 घंटे होती है। और इसी दौरान हम कह सकते हैं कि जो 15 to 18 आवर्स है इसमें जो है वो ओवुलेशन हो जाती है, और इसमें हमें करवा लेनी चाहिए आप कह लें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद मेट ईस्ट्रस जो है ये 3 से 5 डेज़ तक हो सकती है, 3 से 5 दिन तक होती है। और उसके बाद जो फेज़ है वो है डाई ईस्ट्रस, और ये 13 डेज़ तक जारी रहती है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ल्यूटियल फेज है जिसमें जो CL रिग्रेस करता है ये 3 से 5 डेज़, 1 और 13 डेज़, यानी कि 80 डेज़ 70 डेज़ तक ये रहती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आए तो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। 6 और लास्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर कौन कौन सी मेन है फॉलिकुलर फेज़ में और ल्यूटियल फेज़ में। तो फॉलिकुलर फेज़ नाम से ज़ाहिर है, इसमें जो मेन स्ट्रक्चर है वो है फॉलिकल। इसको हम कह सकते हैं कि FSH के रिलीज़ होने से जो ओवरी है इसके ऊपर छोटे छोटे से दाने से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब FSH आता है तो वो इनमें से एक जो फॉलिकल है उसको सिलेक्ट करता है और उसके ग्रो करवाना शुरू कर देता है। FSH आता जाएगा और जो क्या लें कि फॉलिकल है वो ग्रो होता जाएगा। अब वो जो फॉलिकल सेलेक्ट किया था वो बाकी फॉलिकल से साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाता है और आखिरकार वो बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद जो दूसरी फेज़ है उसमें जो मेन चीज़ है वो है कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम कब बनता है? जब ग्राफियन फॉलिकल फुल मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर एग प्रोड्यूस हो जाता है, और जब वो बस्ट होता है और बस्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। ठीक है। तो ये कुछ मेन फेजेस और हार्मोन पीरियड था जो कि 2 फेजेस का कंपैरिजन मैंने बताया है कि ईस्ट्रो साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए होती हैं और इनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो मेन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।